हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में। और अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसके पहले मैंने आपको हैलोवेरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय चार्ट समझाई थी। जितनी भी रिएक्शन होती है उन सभी रिएक्शंस को मैंने आपको एक साथ पढ़ाया था। अब मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो भी मैं आपको एक साथ ही एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, तो हम एक चार्ट के थ्रू पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए कितने तरह से रिएक्शन होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लोरोबेंजीन का। तो मैं क्लोरोबेंजीन को यहाँ पर लिख दे रही हूँ, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर Cl। ये मेरा हो गया है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन यहाँ पर लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कितने तरह से करवाएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर करवाएंगे क्लोरीनेशन। हाँ, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, फिर सेकंड टाइप हमारा होगा यहाँ पर सल्फोनेशन। ठीक है, फिर थर्ड टाइप होगा हमारा यहाँ पर नाइट्रेशन। एंड द लास्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये इतने टाइप से आपको पढ़ना है न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर, हैलोवेरिन्स के अंदर। अब देखिए क्लोरीनेशन की जब हम बात करते हैं, देखिए चार टाइप की रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन के अंदर, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ हो रहा हो। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, हैलोवेरिन की बात करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब जब भी उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो जो भी स्पीशीज़ है वो कौन सी पोजीशंस पे, ऑर्थो पर और पैरा पर जाकर अटैच होगा और वहाँ से जाकर वो प्रोडक्ट बनाता है। तो आपको उसी तरीके से देखना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन मतलब Cl2 के साथ में रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में। तो Cl2 से हम रिएक्शन कराएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में। फिर जब हम बात करेंगे किसकी, सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन के अंदर हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में इसको हम हीट करेंगे। जब हम नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन हम किसके साथ में करवाएंगे, नाइट्रेशन वर्ड जब भी आता है तो हमेशा रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाई जाती है। और यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम कौन करेगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और साथ में इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हीट कर देंगे। ठीक है, जबकि जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के ऊपर जाएंगे तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो हमारी होती है वो दो टाइप से होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप से होगी, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह से होगी। एक होगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऊपर अल्काइलेशन की और नीचे हम बात कर रहे हैं एसिटाइलेशन की। ठीक है, क्लियर। अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। जब हम अल्काइलेशन की बात करेंगे तो अल्काइलेशन का मतलब होता है CH3Cl से रिएक्शन, मिथाइल फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। जब एसिटाइलेशन की बात करेंगे तो एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कि CH3COCl से रिएक्शन, वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। मैंने आपको सारी रिएक्शन किससे के साथ में होगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन क्या होता है?
जब हम क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन? क्लोरीन के साथ में रिएक्शन। तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होगी FeCl3 के साथ में, FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस केस में अब ये कैसा है? ऑर्थो डायरेक्टिंग है और पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो भी क्लोरीन है यहाँ से वो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। करेक्ट है, तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ से क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर गया? ऑर्थो पोजीशन पर गया। ठीक है, देखिए इस तरह से ये गया है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, है ना। और एक क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो पे चला गया और पैरा पर चला गया, तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नाम लिख दे रही हूँ मैं, तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लियर। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग थे, इसलिए एक क्लोरीन ऑर्थो पे जाके अटैच हो गया और एक क्लोरीन कहाँ पर जाकर अटैच हो गया है? एक क्लोरीन पैरा पर जाकर अटैच हो गया। तो एक बना ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक क्या बन गया है? एक बन चुका है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। फिर हम करवाएंगे क्या? सल्फोनेशन करवाएंगे। तो जब हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो जब सल्फोनेशन करवा रहे हैं तब क्या होगा? देखिए बेंजीन के ऊपर यहाँ पर Cl जाके अटैच हुआ, यहाँ पर जो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है H2SO4 में से वो होता है SO3H। क्या होता है? SO3H होता है। तो यहाँ से जो SO3H है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो जब SO3H यहाँ पर ऑर्थो पे जाके अटैच होगा, ठीक है, और SO3H पैरा पर जाकर अटैच होगा, ठीक है। तो देखो SO3H गया, हाँ, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन बचेगा तो प्लस होके H2O निकल जाएगा। तो ये बनेगा ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और ये बन जाएगा पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड बन गया और क्या बन गया? पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड बन चुका है। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड हम बात करते हैं, तीसरी कैटेगरी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जब थर्ड होगा तो वो क्या होगा? थर्ड वाले को हम क्या बोलेंगे? थर्ड वाले को हम कहते हैं नाइट्रेशन। सो जब हम नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन हमेशा मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया जाता है। सो वो हम कैसे करवाएंगे देख लेते हैं यहाँ पर हम, और साथ में इसको हम हीट करवा देंगे। ठीक है, तो नाइट्रेशन HNO3 था, NO2 किस पर गया? ऑर्थो पर, और NO2 किस पे जाएगा? NO2 चला जाएगा पैरा के ऊपर। NO2 गया ऑर्थो पर और NO2 कहाँ पर चला जाएगा? NO2 चला जाएगा पैरा पर, है ना, क्योंकि HNO3 में से कौन एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है? NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो NO2 ऑर्थो पे गया और NO2 कहाँ पर गया? NO2 पैरा पर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसको हम बोलेंगे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ से H2SO4 एज अ कैटेलिस्ट काम कर रहा है, और HNO3 में से अगर हम यहाँ पर बात करें तो HNO3 में से कौन गया? HNO3 में से कौन जाएगा? HNO3 में से NO2 जो है, NO2 जाएगा ऑर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाएगा।
ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है, और H2O बाहर हो जाएगा, तो रिमेनिंग प्रोडक्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लास्ट रिएक्शन पे आते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह से होती है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। जब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात होगी तो हमेशा आपको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करना है, जब एसिटाइलेशन की बात होगी तो आपको एसिटाइल हैलाइड से एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाना है। सो यहाँ पर अल्काइलेशन सबसे पहले हम करवा रहे हैं, दोनों में कैटलिस्ट सेम रहता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, एनहाइड्रस AlCl3 का हम यूज़ करते हैं एज आ कैटलिस्ट, तो दोनों में ही कैटलिस्ट सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो CH3 है आप देख सकते हैं, वो CH3 एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार कहाँ चला जाएगा, एक बार पैरा पर चला जाएगा। तो CH3 एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3 है, तो क्लोरोबेंजीन तो एज इट इज़ रहेगा। देखिए एक बार ऑर्थो पे CH3 गया और एक बार कहाँ चला जाएगा, एक बार पैरा पर C चला जाएगा, CH3 चला जाएगा। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन, ठीक है। और HCl क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद अगली रिएक्शन हम देखते हैं एसिटाइलेशन। सो एसिटाइलेशन में क्या होगा, हम COCH3 को अटैच कर देंगे क्लोरोबेंजीन के ऊपर। तो COCH3 को अगर आप अटैच करोगे तो क्या होगा, एक बार ऑर्थो पर COCH3 और एक बार कहाँ पर चला जाएगा, पैरा पर COCH3 चला जाएगा। एक बार ऑर्थो पर जा चुका है और एक बार पैरा पे जा चुका है, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था COCH3, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन और एक का नाम हो जाएगा पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चार तरह से होती है, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है, एक CH3Cl के साथ में और एक CH3COCl के साथ में। तो बहुत ही इजी था ये टॉपिक। यहाँ पे आपकी दोनों टाइप की जो रिएक्शन है हेलोएरिन्स के अंदर वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू। और एक बात, मैंने आपको क्लास 9th और क्लास 10th का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी करवा दिया है। तो क्लास 9th का पूरा साइंस आपको अवेलेबल है, कंप्लीट केमिस्ट्री अवेलेबल है। क्लास 10th के आपको 2 चैप्टर्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर स्टडी कर सकते हैं। 11th-12th का आपको ऑलरेडी सारा मटेरियल है। अगर आपको कोई भी वीडियो अगर नहीं मिलती है, सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम टाइप करें प्लेलिस्ट के अंदर। अगर उसके बाद भी आपको वो चैप्टर नहीं मिलता है तो उस केस में आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाके सोफिया मैम टाइप करना है। वहाँ पर आपको मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं सब मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक करवा दूँगी। थैंक यू।